आजकल चाइनीज सोल्जर्स हमारे सोल्जर्स को किस तरह परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, गलवान घाटी में क्या क्या हो रहा है, ये सब हमारे न्यूज़ में आजकल हम देख ही रहे हैं। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता बिकॉज हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जवान हैं, वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको वहाँ से खदेड़ने की। लेकिन क्या एज ए नागरिक, एज ए इंडियन सिटीजन हमें कुछ फ़र्ज नहीं बनती? हमें कुछ नहीं करना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। पिछले हफ्ते सोनम वांगचुक जी ने अपनी एक वीडियो प्रसिद्ध की थी। उस वीडियो में हमें अपील की गई थी कि सेना जवाब देगी गोलियों से और नागरिक जवाब देंगे बटुए से। वॉलेट पावर। हम जो चाइना की चीज़ें खरीदते हैं उसके ऊपर सोनम वांगचुक जी ने कहा था कि हमें चाइना के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर धीरे धीरे करके खरीदना या लेना या इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। उसके ऊपर लोगों ने तो क्या प्रतिसाद दिए हैं। कई लोगों ने अपने खिलौने तोड़ दिए, चाइनीज थे तो कई लोगों ने टीवियाँ ऊपर से फेंक के तोड़ दिए हैं। पर क्या ये हल है? क्या इसी तरह हमें करना चाहिए? सोनम वांगचुक जी हमें जो कहना चाहते हैं और जो मैं समझा हूँ और मैं अपील करूँगा आप लोगों से कि इसको किस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो चाइनीज़ गवर्नमेंट कर रही है वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के साथ ही नहीं कर रही है, बट और भी कई देशों के साथ वो इसी तरह से उनके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। चाइना में अभी कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब एक सरकार कि उनकी डिक्टेटरशिप के हिसाब से ही बाकी पूरा देश काम करेगा। मतलब अभी जो चाइना कर रहा है बाकी लोगों के साथ, उसमें चाइना के लोगों की कोई गलती नहीं है। चाइनीज लोग सारे अच्छे ही हैं और वो तो ये सब करना चाहते भी नहीं है। पर ये जो नीतियाँ चल रही है वो चाइनीज गवर्नमेंट की चल रही है। जिससे हम लोग परेशान हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट से परेशान है और चाइना में रहने वाले लोग भी चाइनीज गवर्नमेंट से परेशान है। मतलब कि चाइनीज गवर्नमेंट उन सबको दबा के अपने कंट्रोल करके उनके ऊपर अपनी हुकूमत जमा रही है और वही वो चाहती है कि वो धीरे धीरे फैला के अपनी सीमाएं फैलाए, अपनी ज़मीन बड़ी करते जाए और लोगों को अपने हाथ के नीचे दबाते जाए। और इस तरह धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड को शायद एक टाइम आएगा कि वो अपने हाथ के नीचे गुलाम बना के रखना चाहती है। चाइना ने बड़ी अच्छी अच्छी नीतियाँ खेली है। चाइना की पहली नीति है डंप करना। अपने यहाँ प्रोडक्शन इतने मास स्केल पे, इतने बड़े पैमाने पे वो चीज़ें प्रोडक्शन करती है। जैसे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अभी चाइना के पहले जो चल रहा था, पहले चाइना के मोबाइल्स चल रहे थे, अभी चाइना की खिलौने, उसकी इतनी सारी और चीज़ें, इवन स्टील और एल्यूमिनियम जैसी चीज़ें भी वो अपने अंदर से प्रोड्यूस कर करके इतने बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस करते हैं और बाकी कंट्रीज़ में वो डंपिंग करते हैं। डंपिंग मतलब कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो देते हैं, उस देश में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो अपनी चीज़ें सप्लाई कर देते हैं कि उस देश के अंदर अगर वो प्रोडक्शन चल रहा है तो वो लोग को इतना सस्ते रेट में प्रोड्यूस करना उनको अफोर्ड ही ना हो। इतने मास प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए की सब्सिडीज देती है वहाँ के नागरिकों को। तो वहाँ के नागरिक वो इतनी बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करते हैं, सब्सिडीज़ की वजह से उन्हें वो बहुत सस्ते में प्रोडक्शन होता है और वो फिर दूसरे कंट्रीज़ में वो सब मास डंपिंग करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे हिंदुस्तान में चाइनीज़ खिलौने इतने ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगे, इतनी तरह तरह के वैरायटी के खिलौने, और जो पहले हमें पुराने ज़माने में हमारे मम्मी पापा या बाप दादाओं ने जो यूज़ किए थे उस टाइप के खिलौने अगर हमें ख़रीदने हो तो उसमें ना कलर, आवाज़, वो सब एकदम पुराना फैशन लगता था, प्लस वो महंगे भी पड़ते थे। जैसे मान लो एक चीज़ है, खिलौना है, वो ताली बजाने वाला मंकी एक होता था, पहले के ज़माने से आता था वो चाबी भर के, तो वो अगर वो मंकी हम लेने जाए तो 400-500 रुपये तक का आता था। वो इंडियन खिलौना जो बनता था वो, और वो भी चाबी देनी पड़ती थी और काफ़ी जल्दी टूट जाके ख़राब भी हो जाता था। उसके सामने चाइना के यहाँ से खिलौने जो आने शुरू हुए वो बैटरी वाले आने लगे, चाबी भी ज़्यादा ना भरनी पड़े, कई बार चाबी वाले भी आते थे और वो 80 रुपये 100 रुपये में देने लगा, इतने सारे कलर्स में देने लगा। तो कोई भी बंदा सोचेगा कि भाई इतने सस्ते में अगर हमें खिलौना मिल रहा है तो हम क्यों महंगा ले। तो ये सोच पिछले 15-20 सालों में हमारे देश के नागरिकों ने सोचना शुरू किया कि हमें सस्ते में अगर चाइनीज़ माल मिल रहा है, अगर अच्छा चल रहा है और दिखने में इतनी वैरायटीज़ में इतनी अच्छे कलर्स और फीचर्स वाला है, इतना अच्छा उसकी आवाज़ आ रही है, तो हम क्यों इंडियन खिलौना लें।
3 4 5 सालों तक इतना ज़्यादा चाइनीज़ माल बिकने लगा और उसके सामने इंडियन माल बिकना कम हो गया, इंडिया के अंदर ही इंडियन माल लेने वाले लोग कम होने लगे या बंद होने लगे, तो इंडिया की जो खिलौने बनाने वाली फैक्ट्रीज थी वो धीरे धीरे रुकने लगी, बंद होने लगी। कितने लॉस सहन करेगी वो भी। एक टाइम आ गया जब वो सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई और इंडिया के अंदर इंडियन खिलौने बनने ही बंद हो गए, या अभी बहुत कम बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं वो, और वो भी चाइना के खिलौनों के सामने compete नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके भाव ज़्यादा है और उनके अंदर इतने फीचर्स नहीं है। तो देखिए आप, जैसे अभी हमारे अंदर, ये तो सिर्फ मैंने खिलौनों का एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण तौर पे दिया है। ऐसी और कई मार्केट्स के अंदर चाइना ने अपने आप को कब्जा जमा लिया है, जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वो बंद हो गया है या बहुत कम हो गया है। और नए लोग तो सोच ही नहीं रहे कि हम इंडिया के अंदर अब कुछ बनाएं, क्योंकि चाइना से अगर इतना सस्ता मिल रहा है तो इतना सस्ता तो हमसे बनने नहीं वाला। तो क्या किया जाए? इसी तरह चाइना ने मार्केट पूरी कैप्चर की। अब ये तो मार्केट कैप्चर करना आया क्योंकि हमारे ऊपर वो हुकूमत नहीं जमा सकते थे। कई सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर चाइना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पे उनके ऊपर कब्जा जमाने की नीति कर रही है। जैसे अफ्रीका के काफी गरीब देश है जिसमें चाइना पहुंच के उन्हें बोलता है लाओ मैं आपके हाईवेज बना के देता हूँ, आपके पोर्ट्स बना के देता हूँ, वो शिप्स रखने के लिए बंदरगाह, ये वो सब आपको अच्छे से बड़े पैमाने पे बना के देते हैं। तो वो पोर्ट्स वो पूरे अपने पैसे डाल के वो पूरा डेवलप करके देता है और कर्जे के तौर पे देता है। वहाँ की गवर्नमेंट को बोलता है कि हम आपके कर्जे के आपको ये कर्जे के तौर पे दे रहे हैं, आप धीरे धीरे करके चुका देना। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट इतनी गरीब है जो अपना खुद का पोर्ट खुद डेवलप भी नहीं कर पा रही थी। चाइना ने वो डेवलप किया, अब वो कर्जा वापस दे तो सकने वाली नहीं थी, तो उसके सामने चाइना वालों की क्या नीति हुई कि ठीक है तो ये पोर्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम ले लेते हैं, अगर यहाँ से कोई भी आपके भी जहाज जाएंगे तो हम उसके ऊपर टैक्स लेंगे और हम अपनी चीज़ें भी यहाँ रखेंगे। तो वहाँ वो आर्मी नेवी का भी एक वहाँ का एक बेस बना देते हैं। जैसे कि उन्होंने श्रीलंका में भी रिसेंटली एक पोर्ट ऐसे टेक ओवर किया है। श्रीलंका गवर्नमेंट वो पोर्ट के वजह से वो पैसा जब दे नहीं पाई तो वो पोर्ट के ऊपर चाइना वालों ने अपने आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों की चीज़ें भी वहाँ बना दी और साथ साथ में उसको बिजनेस के तौर पे ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। और अगर श्रीलंका के लोग अगर वो पोर्ट यूज़ करते हैं तो अलाउ करते हैं उन्हें यूज़ करना, लेकिन उसके सामने उस चीज़ पर टैक्स लगा के ले लेते हैं कि अगर यहाँ से कोई भी चीज़ आएगी तो इतना टैक्स लगेगा। इसी तरह वो बहुत और कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डंपिंग कर रहे हैं एल्यूमिनियम स्टील, और इतनी बड़ी बड़े पैमाने पे डंपिंग हो रहा है। कितने सालों बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने अभी वो सब रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसी तरह वो पूरे वर्ल्ड में और बहुत सारी कंट्रीज में बहुत कुछ कर चुके हैं। यूरोप के अंदर भी अभी रिसेंटली उनकी चाइना की चीज़ें कम करने की चीज़ें चल रही है। यूरोप में इतनी ज़्यादा डंपिंग होने लगी थी। तो सेम चीज़ अपने इंडिया में भी इतने ज़्यादा पैमाने पे हो गई है कि हम चाइना को अभी जैसे बोल रहे हैं सोनम वांगचुक जी कि हमें छोड़ना चाहिए, बंद करना चाहिए, तो उन्होंने इसीलिए साथ में ये भी ऑप्शन दिया है कि हार्डवेयर को 1 या 2 साल तक रोका जाएगा। ऐसे फटाक से अपनी कंट्री कुछ बना नहीं सकेगी कि अभी जैसे आप मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन 80 to 85% कंपनीज चाइना की हैं और जो बाकी की कंपनीज जो चाइना में नहीं है वो भी अंदर के स्पेयर पार्ट्स तो चाइना से ही मंगा रही है, वो सिर्फ असेंबल यहाँ शायद कर रही है। तो आप सोच लीजिए, अगर सोनम वांगचुक जी ने भी इसीलिए कहा है कि आप सॉफ्टवेयर है, जैसे कि उनकी कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक है या और कोई भी ऐसी छोटी मोटी जो ऐप्स है, वो ऐप्स जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ना तो ऐप्स की वजह से उन्हें वहाँ एडवर्टिजमेंट्स मिलती है और बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया से करोड़ों करोड़ों रुपये चाइना चला जाता है। इसीलिए सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि प्लीज़ आप ऐसी ऐप्स जो चाइनीज़ ऐप्स होती है, उनके सॉफ्टवेयर है, वो तो इस्तेमाल करना कम से कम बंद करें, क्योंकि ये तो मनोरंजन के लिए है और उसमें तो आप और ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। हमारे पास और फेसबुक, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सब में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें चली रही है। एक टिकटॉक अगर छोड़ भी दे तो उसमें नुकसान क्या है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि टिकटॉक चीज़ गलत है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसमें वीडियोस डाल रहे हैं तो आप सब तो अच्छे ही लोग हैं और टिकटॉक भी अच्छा ही होगा, बट वो चाइनीज़ ऐप है और हम जो भी कुछ उसके अंदर आप जो भी आप इसमें वीडियो डाल रहे हो या आपकी जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप जितने घंटे टिकटॉक में दे रहे हो, उसके सामने चाइना को उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। जो पैसे हमारे यहाँ से चाइना जा रहे हैं और वही पैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट उनके सेना को, उनके सोल्जर्स को बड़े बड़े हथियार के तौर पर दे रही है, जो हथियार हमारे ही खिलाफ, हमारे ही सेना को मारने के लिए इस्तेमाल होगा। तो आप सोच लीजिए, आपके जेब से जो पैसा जा रहा है वो इनडायरेक्टली घूम के आप ही के इंडियन सैनिकों को
वो गोलियों के तौर पे लगने वाले हैं। इसलिए सोनम वांगचुक जी की बात एकदम सही है कि हमें उसे मानना ही चाहिए। और फिर उन्होंने उसमें आगे ऑप्शन दिखाया है कि हार्डवेयर जैसी जो चीज़ है जो हम तुरंत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे भारत में अभी वो बन ही नहीं रही, हमें उसे चांस देना पड़ेगा, उसे टाइम देना पड़ेगा यहाँ बनने के लिए, तो वो आगे जाके बननी शुरू होगी। और जब वो बनेगी तो हम चाइनीज़ चीज़ें छोड़ के फिर इंडियन चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ है, जैसे कि टीवी तोड़ने वाली चीज़ है, टीवी इंडिया के अंदर जो बन रहे हैं उसके आधे स्पेयर पार्ट्स तो चाइना से ही आ रहे हैं। पूरे इंडिया के बनने वाले टीवी इतने ज़्यादा है ही नहीं, और अगर जो बन रहे हैं तो उसकी क्वालिटी शायद हमें पसंद नहीं आएगी। इसीलिए सोनम वांगचुक जी ने क्या कहा है कि सॉफ्टवेयर एक हफ्ता लेकिन हार्डवेयर एक साल के अंदर जो भी ऐसी हार्डवेयर है जो कि पूरे की पूरी चाइना में बन रही है, तो वो हम एक साल के अंदर ऐसा कुछ इंडिया के अंदर हम कर देंगे कि पूरी चाइनीज आइटम हम यूज़ ना करें। एटलीस्ट ऐसा करें कि जो असेंबल यहाँ हो रही हो, भले थोड़े से स्पेयर पार्ट्स मंगा के हो रही हो, तो वो हम एक आध साल में ऐसी चीज़ें यूज़ करना शुरू करेंगे। और 2 साल के अंदर पूरे का पूरा इंडियन वर्जन हमें यूज़ करना है। मतलब कि स्पेयर पार्ट्स भी हमें इंडियन ही चाहिए, चाइना के नहीं चाहिए। असेंबल भी यहीं हो, स्पेयर पार्ट्स भी यहीं बने और यहाँ के ही लोग वही चीज़ें बनाए, ताकि हम जब वो चीज़ें खरीदें तो यहाँ के हमारे इंडियन भाइयों बहनों को ही उस चीज़ों से फ़ायदा हो। तो जो भी ट्रेडिंग करना है, जैसे आपको पता है चाइना के अंदर गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ अलाउड नहीं है। चाइना गवर्नमेंट वालों ने वहाँ पे अपने खुद गूगल का एक सब्स्टिट्यूट रखा है, यूट्यूब का सब्स्टिट्यूट रखा है। उनके पास भी ये सारी चीज़ें हैं बट अलग नाम से है, और वो चाइना की खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं, ताकि अगर वो लोग जब ये यूज़ करेंगे तो उसका पैसा उनके कंट्री के बाहर ना जाए। तो कितने होशियार है वो लोग, अपनी चीज़ें बाहर जाने देना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाकी सबको वो अपनी सारी चीज़ें वो लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो वो लोग कितने होशियार है कि वो बाहर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे, इंपोर्ट कर ही नहीं रहे, लेकिन एक्सपोर्ट के तौर पे वो अपने यहाँ से सारी चीज़ें डंप करते जा रहे हैं। अपनी इतनी सारी चीज़ें वो लोगों को आदत डाल रहे हैं कि आप हमारी चीज़ इस्तेमाल करो, तो या तो सस्ते में या फ्री में शुरुआत में दे के या एकदम मनोरंजक बता के वो सामने वाले के दिमाग के अंदर घुस जाते हैं कि आप हमारी चीज़ इस्तेमाल करो। और वो वहाँ की सारी कंपटीशन के मार्केट के हिसाब से सबसे कम रेट लगा के सबसे अच्छी वैरायटी देके पूरे मार्केट को कब्जा कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे बिजनेस इसको लॉस हुआ है, कितने सारे बिजनेस बंद हो गए, ठप हो गए हैं। अरे हम दिवाली में जो हमारे झूमर और लाइट्स लगती है ना, वो लाइट्स भी चाइना से बन के आती है। वो भी काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों ने छोड़ने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर भी छूटती नहीं है, क्योंकि उसके ऑप्शन में अच्छी लाइट्स मिलनी भी तो चाहिए। तो यही चीज़ है, लोग बोलते हैं कि हमें अगर इंडिया में अच्छी चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी तो हम चाइना की चीज़ें लेना बंद कर देंगे। तो इंडिया में जो बन रही थी वो चीज़ चाइना की वजह से बननी बंद हो गई है। अब नए से वापस बनने में टाइम तो लगेगा। तो लोग ऐसा बोलने लगे कि सोनम वांगचुक जी को कई लोगों ने प्रश्न भी पूछा है, मैंने उसके भी कुछ वीडियोस देखे हैं कि सर आपने जो बोला कि आप ये छोड़ दे, आप ये छोड़ दे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हम लोग चाइनीज़ चीज़ें छोड़ देंगे तो क्या हम जी पाएंगे? क्योंकि हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हम चाइनीज़ चीज़ों के ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर पूरे झुके हुए हैं, उसके ऊपर ही हम चल रहे हैं। अगर वो चीज़ छोड़ देंगे तो हमारी आधी ज़िंदगी तो अटक जाएगी। उस लेवल तक का हम चाइनीज़ चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? तो सोनम वांगचुक जी ने उसमें जैन धर्म के फॉलोअर्स का एग्जाम्पल दिया। जैसे कि जैन व्यक्ति है, जैन फॉलोअर है, और वो संप्रदाय के अंदर अगर उनको बताया गया है आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो प्याज लहसुन के बिना बनने वाली जो जैन की चीज़ें हैं पहले तो नहीं मिलती होगी सब जगह, लेकिन आज हर एक रेस्टोरेंट्स में जैन काउंटर अलग से नाम लिखा जाता है। जैन डिशेस इतनी इजीली अवेलेबल हो गई है। अगर आप बोलेंगे मुझे जैन खाना है तो सिर्फ इंडिया नहीं, आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर कहीं भी जाइए, आप वर्ल्ड में और भी बहुत सारी जगहों पे जाइए, हर जगह मिलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ जैन्स जाते हैं उन सब जगह पे, क्योंकि जैन की डिमांड है कि हम जैन फूड खाएंगे, वहाँ के लोगों ने जैन फूड बनाना शुरू कर दिया है। इंडिया में तो हर जगह मिलता है, लेकिन बाहर के लोगों ने भी बनाना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह हम जिद करेंगे कि हम इंडियन चीज़ ही खरीदेंगे, तो इंडिया की चीज़ें ही बननी शुरू क्यों नहीं होगी? अगर जैन फूड इंडिया के बाहर भी मिलना इजीली शुरू हो गया है, तो हमारी इंडिया की चीज़ें अगर हम डिमांड करेंगे कि मुझे इंडिया की चीज़ ही खरीदनी है, तो क्यों शुरू नहीं होगी बननी? समय लगेगा, मैं मानता हूं कि ये इतना एक चुटकी बजाने जैसा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसर है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है।
हमें अपनी जिद पे अड़े रहना है कि हमें इंडियन चीज़ ही खरीदनी है, चाइनीज़ चीज़ खरीदनी ही नहीं है। तो कैसे नहीं बदलेगा? पूरा मार्केट आपकी डिमांड के हिसाब से बदल सकता है। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप पूरे मार्केट को हिला सकते हैं, बदल सकते हैं और हमारे इंडियन भाई बहनों को नए बिजनेस के इतने सारे और ऑप्शंस दिला सकते हैं। मेरी बस आपसे यही विनती है दोस्तों कि आप सोनम वांगचुक जी ने जो कहा है उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। ये मेरी आइडिया नहीं है, मैं बस उनका वीडियो देख के इतना ज़्यादा प्रोत्साहित और मोटिवेट हुआ हूँ। और अभी जो हमारे चाइना के और इंडिया के बॉर्डर के बीच में चल रहा है, जो गलवान घाटी के अंदर हमारे सोल्जर्स को, हमारे सेना को जो बुरी तरह खराब तरीके से मारा गया, तो वो सबके ऊपर का एक गुस्सा है। तो हम वहां जाके लड़ तो नहीं सकते, बट एटलीस्ट हम यहाँ रह के हमारे पैसे चाइना की चीजें खरीदने में तो ना डालें कि वही पैसे घूम के हमारे सेना को ही नुकसान पहुंचाए। इतनी तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, एक इंडियन नागरिक होने के तौर पे आपके अंदर इतनी देशभक्ति तो होनी ही चाहिए। अभी ये चीज कैसे पॉसिबल होगी? जैसे कि सिर्फ मैंने ही चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? 130 करोड़ भारतवासियों का हमारा इतना बड़ा देश है, सब लोगों को इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो किस तरह देंगे? जैसे कि अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं खरीदार हूँ, मैं कोई दुकान में गया हूँ, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया हूँ, कोई शॉपिंग मॉल में गया हूँ और मुझे अगर वहाँ से कोई चीज़ खरीदनी है, भले घर के रिलेटेड कोई चीज़ है, साबुन पाउडर कुछ भी हो सकता है, वो से लेके साबुन पाउडर से लेके मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर्स जैसी कोई भी चीज़ हो, या शूज चप्पल है, कपड़े है, कुछ भी चीज़ है जो हमें रूटीन दिन भर हमें यूज़ करनी होती है, खाने पीने की कोई चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें जब हम खरीदने जाए तो एक चीज़ हम हमेशा पूछे, आग्रह इतना रखे कि ये इंडिया में बनी है कि चाइना में बनी है। हमें इंडियन प्रोडक्ट लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपके यहाँ अगर इस चीज़ का कोई इंडियन ऑल्टरनेटिव है तो प्लीज़ हमें बताइए। जैसे कि दुकानदार को इतना अगर हम इतना दुकानदार से पूछेंगे ना, तो दुकानदार के पास अगर होगा तो तुरंत निकाल के बता देगा कि भाई ये इंडियन प्रोडक्ट है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है वो इंडियन प्रोडक्ट सस्ती हो सकता है वो 2-4-5 रुपए महंगी भी हो, लेकिन हमें इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदनी है ताकि वो हमारे इंडिया के अंदर हमारा पैसा घूमे, ना कि हमारा पैसा सारा बाहर चला जाए जो हमें आगे जाके नुकसान कर सकता है। इसलिए वो 2-4-5 रुपए बचाने की बात मत सोचे। अभी मैं जानता हूँ रिसेशन का पूरा माहौल हो गया है, कोरोना की वजह से 2-3 महीने से इतनी ज़्यादा मंदी चल रही है, फुल रिसेशन वाला माहौल है, घर के अंदर इतनी ज़्यादा पैसों की तंगी लग रही है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी हमें खर्चे बचाने पड़ रहे हैं, खर्चे काटने पड़ रहे हैं कि ये चीज़ छोड़ देते हैं, ये नहीं खरीदते। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए तो एक खास ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं एक दिल से अपील करूंगा आपको कि आप अपने इंडिया के हमारे भाइयों बहनों के द्वारा जो उत्पन्न की गई चीज़ें हैं, जो प्रोडक्शन हमारे इंडिया के अंदर हुआ है, इंडियन कंपनीज का हुआ है, उन चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। अगर थोड़ी महंगी पड़ेगी तो आगे जाके आपको प्रॉफिट के तौर पे वापस आपको मिलेगी। अगर वो 2-4-5 रुपए की लालच आप अभी रखेंगे और बाहर की गवर्नमेंट की बनी हुई चीज़ें दे देंगे, तो सोच लीजिए वो आगे जाके वो 2-4-5 रुपए आपको बड़ा घाटा बन के आप ही के ऊपर वो वापस पड़ेगी। इसलिए मेरी एक अपील है कि भाई कस्टमर अगर आप हो तो आप डेफिनेटली डिमांड करें कि मुझे इंडियन ऑल्टरनेटिव दिखाइए ये चीज़ का, मुझे ये खरीदनी है। जैसे कि आप एक टोमेटो केचप खरीदने गए तो आप उसका भी ऑल्टरनेटिव मांग सकते हैं। आप मैगी खरीदने गए हैं, आप साबुन खरीदने गए, पाउडर खरीदने गए हैं, कपड़े धोने बर्तन धोने की भी साबुन है, टिकिया है, लिक्विड्स है, कितनी चीज़ें होती हैं हमें जो रोज़ बरोज़ के लिए हमें इस्तेमाल होती है। वो सारी चीज़ें कि 2-4-5 कंपनियां तो ऐसी है ही जो इंडिया में बन रही है, सबकी सब चीज़ें बाहर से नहीं आ रही है। मैं किसी भी बाहर की चीज़ की बुराई नहीं कर रहा कि वो बुरा है, मैं उसके ऊपर कोई टीका अपनी बुरी करना नहीं चाहता। बस उसका यही एक है कि वो चीज़ बाहर से बन के आई है और हम अगर वो खरीदेंगे तो उसका पैसा बाहर चला जाएगा। तो उसके सामने अगर हमारे पास इंडिया के अंदर कोई बनी हुई चीज़ें हैं, कोई इंडियन ऑल्टरनेटिव है, तो अगर हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो उसका पैसा हमारे इंडियन भाइयों बहनों के पास रहेगा, जो आगे बन के हमें बहुत आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसलिए कस्टमर्स को हमेशा ये चीज़ पूछनी है। दूसरा आता है, अगर आप दुकानदार हैं तो दुकानदार हो तो अगर आप इंडियन नागरिक एक अपने अंदर एक देशभक्ति की लौ जलाए और सिर्फ यही ना सोचे कि भाई मेरा चाइनीज़ जो माल है वो तो पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा, वो फिर कौन लेगा। अगर मैं सब लोगों को सलाह देने लगा कि भाई इंडियन माल खरीदे तो मेरे चाइनीज़ माल का तो कोई निकाल ही नहीं होगा और वो तो मुझे घाटा हो जाएगा, तो आप इस तरह से मत सोचिए।
और इतना सोचिए कि आगे जाके इंडियन जो माल आप बेच रहे हैं उससे अपने देश को कितना ज़्यादा फायदा होगा। सिर्फ अपना स्वार्थ सोच के, सिर्फ अपने फायदे का ना सोचे, पूरे देश का फायदा सोचे, क्योंकि आपके स्वार्थ की वजह से वो कस्टमर का पैसा आपको तो थोड़ा सा ही मिलेगा, आप ज़्यादा तो आगे ही पास कर दोगे, क्योंकि इसमें मार्जिन तो ज़्यादा होते नहीं है। गवर्नमेंट वही पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी, तो ये हम नहीं चाहते। इसलिए आप अपने स्वार्थ का और अपना पैसा कमाने की बात छोड़ के आप इंडियन माल बेचना भी सोचिए। उसमें भी आपको मार्जिन है ही, उसमें भी आपको कमाई होने ही वाली है। बस आपको उतना करना है कि कोई भी कस्टमर आएगा, वो अगर आपसे डिमांड भी नहीं करता, फिर भी आप अगर वो जो भी चीज़ ले रहा है आपसे, तो आप बोल सकते हैं कि भाई इसके ऑल्टरनेटिव में ये इंडियन प्रोडक्ट भी है। आजकल इतने इंडिया चाइना वाला चल रहा है, अगर आप हो सके, आपके लिए पॉसिबल हो, तो आप ये इंडियन चीज़ खरीदिए। जैसे कि अगर साबुन लेने आए, उसने कोई बड़ी ब्रांड वाला साबुन मांगा, आप बोल सकते हैं कि भाई ये ब्रांड इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये भी इतना अच्छा ही है, लेकिन ये इंडिया में बना हुआ है और भाव तो ऊपर से 2-4 रुपए कम है, या 2-4 रुपए ज्यादा भी हो, चलो जो भी हो, लेकिन वो इंडिया में बना हुआ है। आप एक बार ऑप्शन तो दे ही सकते हैं। अगर आपके शॉपिंग मॉल है या बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कस्टमर खुद अगर सिलेक्ट कर रहा है चीज़ें, तो आप 2 सेक्शंस बना सकते हैं कि जैसे यहाँ चाइनीज़ ऊपर सेक्शन लगा दो कि ये सारी चीज़ें चाइनीज़ बनी हुई है और ये सारी चीज़ें इंडियन बनी हुई है, और खास वहाँ बड़ा सा बोर्ड लगाए, कोई देशभक्ति वाले स्लोगन के वहाँ बोर्ड्स लगवाइए, होर्डिंग्स छोटे छोटे वो बोर्ड जैसे होते हैं वो लगवा दीजिए कि भाई अगर हो सके तो आप इंडियन प्रोडक्ट खरीदें, इससे हमारे इंडिया को फ़ायदा होगा। फिर भी अगर वो कोई कस्टमर है वो चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहा है तो कोई बात नहीं, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, लेकिन आप ऑप्शन ही ना दो। और कई बार कस्टमर्स को पता नहीं होता, हर एक कस्टमर इतना पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड नहीं होता जिन्हें ये पता हो कि इंडियन चीज कौन सी है, चाइनीज चीज कौन सी है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग से भी इंडियन चीज समझ के वो चाइनीज चीज खरीद लेगा। आपके पास इस चीज की जानकारी उनसे ज्यादा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर से भी ज्यादा होती है कि ये डिफ्रेंशिएट करके समझाना चाहिए। तो उस हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ इंडियन है, कौन सी चाइनीज़ है, और वो गलती से कोई और चीज़ खरीद ले। तो बेटर है आप अगर उन्हें ये समझाएंगे, आप उन्हें ये नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा हमारे पूरे देश को मिल सकता है। तो कि इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बड़ा चेंज ला सकती है हमारे इंडियन इकोनॉमिकल पोजिशन में। और लास्ट आता है प्रोडक्शन करने वाली टीम, जो फैक्ट्रीज लगी है, प्रोडक्शन कर रही है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही की जाए। कई बार ऐसा होता है आप थोड़ा सा बना बनाया माल वहाँ से लाके यहाँ असेंबल करने की कोशिश करते हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ही बनाएं, और पूरे का पूरा भी अगर आप ले सको तो बेस्ट ही है। पूरा आप यहीं पे बनाइए, यहीं से डिमांड एंड सप्लाई वाला अब जो चालू हुआ है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इंडियन लोग इंडियन चीज़ें यहीं बनाएं और यहीं इंडियन लोग खरीदे भी। तो अगर आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है अपने आप को बड़े करने की, आपके मैन पावर की, आप जितनी चीज़ें का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, यहाँ आप ज़्यादा लोगों को सैलरीज और ज़्यादा लोगों को जॉब्स दे पाएंगे, तो दोनों तरह से पूरी साइकिल आगे चलेगी कि भाई आप प्रोडक्शन इंडिया में कर रहे हैं, इसलिए हमें इंडियन चीज़ मिल रही है, और उसके सामने आप इतने सारे इंडियन लोगों को जॉब और सैलरीज भी दे रहे हैं, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी कम होगा। तो ये चीज़ ओवरऑल बेनिफिट करेगी हमारे भारत को आगे इकोनॉमिकल स्टेटस को नॉर्मल मेंटेन करने में। हमारी जो करेंसी गिरती जा रही है क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते जा रहे हैं, तो अगर जितनी चीज़ें हम खुद बनाएंगे तो हमारी करेंसी को भी फ़ायदा होगा और बाकी सब लोगों को भी फ़ायदा होगा। और लास्ट में एक अपील करना चाहूँगा सरकार से कि आप अगर हो सके तो जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट उनके यहाँ बनने वाली सारी चीज़ों को वो लोग इतनी सब्सिडाइज रेट में देते हैं, इतनी सब्सिडीज़ उसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं कि जैसे वो लोग एकदम सस्ते में बना के बाकी सारे कंट्रीज़ में सप्लाई कर सके, वैसी टाइप की कोई सब्सिडीज़ या सब्सिडाइज रेट या कोई ऑफर्स स्कीम्स अगर हो सके, जैसे अभी आपने MSME के रिलेटेड निकाली, वैसी और कोई भी नई स्कीम्स या ऑफर्स आपकी निकलती हो, तो डेफिनेटली इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि प्रोडक्शन टीम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, जिसकी वजह से ज़्यादा भाव को एकदम लिमिट में रखा जाए, एकदम कम रखा जाए, ताकि लोग अगर कभी चाइना के प्रोडक्ट के साथ इसको कंपेयर करें तो इसका भाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंडिया में बनी हुई चीज़ हमेशा सस्ती हो तो लोग माइंड में भी ये सोचेंगे, सिर्फ देशभक्ति के लिए नहीं बट अपने जेब से खर्चा भी तो होता है कस्टमर्स को भी, तो वो लोग उस तरह से भी सोचेंगे कि भाई अगर इंडियन चीज़ है और वो भी हमें सस्ते में मिल रही है तो हम क्यों चाइनीज़ चीज़ खरीदें।
और आप हो सके तो चाइनीज़ चीज़ अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स या ड्यूटीज़ कुछ और बढ़ाइए कि जैसे वो चाइनीज़ चीज़ का भी थोड़ा भाव बढ़ जाए, तो यहाँ की चीज़ें जो है वो हमें कंपैरेटिवली सस्ती मिले। देखिए, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता, बट मुझे जो ख्याल आ रहे हैं मैं अपना ओपिनियन बोल रहा हूँ। फिर एग्जैक्टली क्या होगा वो आप लोग ही ज़्यादा जानते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबको अपने अपने ओपिनियंस रखने का पूरा हक दिया गया है यहाँ पे। तो एज एज इंडियन सिटीजन, एक नागरिक के तौर पे मैं अपनी चीज़ सुना रहा हूँ कि मैंने चाइनीज़ चीज़ खरीदनी छोड़ दी है जिसमें मुझे ऑप्शन मिलता हो इंडियन चीज़ का। हाँ, जिसमें ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है तो मैं समझता हूँ कि मेरे या आपके लिए वो अभी तक वो हमें छोड़ना पॉसिबल नहीं हो सकता है। चाइनीज़ सॉफ्टवेयर में जैसे स्पेसिफिकली टिकटॉक है, वो मैं वैसे भी बहुत कम ही इस्तेमाल करता था और वो मैंने अब बिल्कुल ही छोड़ दिया है, अनइंस्टॉल कर दिया है उस ऐप को। और एक्चुअली चाइना वाले पूरे दुनिया को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ताइवान, वियतनाम, सब जगह ये परेशानी फैला रखी है, हांगकांग वालों को बहुत परेशान कर रखा है। वही वो लोग यही मानते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, हम चाहेंगे वैसे ही चलाएंगे पूरी दुनिया को। तो हमें इंडियन होने के तौर पे हमें उनको ये दिखाना है कि भाई और लोगों के और कंट्रीज का तो हमें पता नहीं, बट हमारी कंट्री आपके सामने कभी झुकेगी नहीं। और अब एक बार हम गुलामी फेस कर चुके हैं, 200 साल की गुलामी हमने अंग्रेजों की झेल चुके हैं। अब आगे जाके किसी और कंट्री की हम गुलामी नहीं सहन करेंगे। हम इंडियंस उतने सक्षम है कि हमारी चीज़ हम खुद बना के हम खुद खा सकते हैं, हमें आपकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये हम उस वॉलेट पावर से उनको दिखा देंगे। हमारे सोल्जर्स के ऊपर रात के अंधेरे में जिस तरह से उन्होंने हमले किए, उससे उनकी बहादुरी कहीं दिख नहीं रही है। हम उनको दिखा देंगे कि हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको अंदर घुसने नहीं देंगे। उसी तरह हम नागरिक भी यहाँ इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपकी चीज़ों को अब हम इंडिया में आने ही नहीं देंगे। हम खरीदेंगे नहीं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि चाइना को अपनी सारी चीज़ें वापस ले लेनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों, मेरी एक अपील है कि आप सब इस तरह से हो सके उतना ज़्यादा चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करें। जो मेड इन चाइना बॉयकॉट मूवमेंट चल रही है सोनम वांगचुक जी की, उसको मैं तहे दिल से सपोर्ट करता हूं और आप लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट करें। और इस चीज़ से हम सबको आगे जाके एक बड़ा फ़ायदा होगा। हम इंडियंस को चाइनीज़ की गुलामी से एक बहुत बड़ी तरह से एक रक्षक कवच बन के रहेगा। तो हो सके उतना जल्दी जो 1 वीक में सॉफ्टवेयर वाला है वो आली, और वो भी अगर आज ही हो सके, अब भी हो सके, तो आपकी फ़ोन में से चाइनीज़ ऐप्स, स्पेसिफिकली टिकटॉक जो कि आजकल बहुत बड़ा क्रेज़ बन चुका है, वो प्लीज़ अनइंस्टॉल कर दीजिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी कहा है कि हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। इसी से हम ये कोरोना महामारी के दौरान जो आर्थिक मंदी आई है उससे लड़ पाएंगे। हमें अपना पैसा बाहर भेजने की बजाय अपने ही लोगों को देने की एक आशा रखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि चाइना या चाइनीज़ लोग बुरे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया चाइनीज़ लोग भी बेचारे दबे हुए ही हैं। और एक देश बनता है वहाँ के रहने वाले लोगों से। चाइना भी 140 करोड़ लोग रहते ही है, वहाँ की आबादी को मैं कुछ गलत या बुरा बोलता ही नहीं हूँ। बस मेरा ये मानना है कि मैं एक देशभक्त भारतीय हूँ और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई और कंट्री कर सकता है, अगर चाइना कर सकता है, तो हमारा भारत क्यों नहीं। हमारे भारत के अंदर के लोगों को भी अगर चांस मिलेगा तो इतना टैलेंट भरा हुआ है कि जब वो टैलेंट बाहर निकलेगा ना, तो हम चाइना को तो बहुत पीछे छोड़ देंगे। बस वो चांस देने की ज़रूरत है और वो चांस हम सबको मिल के देना चाहिए। कई लोग ये भी मानते हैं कि मैं अकेला अगर थोड़ा इंडियन चीज़ खरीद भी लूँ, चाइनीज़ चीज़ मुझे सस्ती पड़ रही है, फिर भी चलो 5-10 रुपये ज़्यादा डाल के मैं एक इंडियन चीज़ खरीद लूँ, मुझे तो नुकसान ही हुआ। और फिर भी चलो मैंने देशभक्ति के नाम पे खरीद भी लिया, तो मेरे अकेले के करने से क्या होगा। तो इसमें इस तरह मत सोचिए। एक घड़ा भी बूंद बूंद मिल के भरता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर एक बंदा भी कोशिश शुरू करेगा ना, तो धीरे धीरे वो बड़ा प्रचंड रूप लेगा और पूरा देश जब इसको साथ देकर मिलाने में लग जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि इसकी कितनी बड़ी शक्ति है और हमारे देश को आर्थिक मंदी में से कितना फटाक करके ऊपर से निकाल लेता है और अच्छे से आगे प्रोग्रेस करवाता है। हमें अब सब कुछ इंडिया में बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। प्रोडक्शन अब इंडिया में शुरू करते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं हम भारत को अब। और हमारे भारतीय लोग के पास इतना टैलेंट है, जब यहाँ के लोग ही उसे चांस देना शुरू करेंगे तो वो टैलेंट ऐसे उठेगा और पूरे विश्व भर में भारत का डंका बजाएगा।
हमें मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट सालों से दे रखा है और अभी जो आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है उसको दिल से स्वीकार करके उससे जुड़ के हम आगे बढ़ना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और सोनम वांगचुक जी दोनों के विचारों से सहमत हूँ और हमें अब अपने इंडिया के अंदर ही सारी चीज़ें बना के उसी चीज़ का इस्तेमाल करें और आगे जाके इतने बड़े पैमाने पे बनाए कि हम इस चीज़ को एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया में हम अपनी चीज़ों को पहुँचाए उतने ही सस्ते और अच्छी क्वालिटी की बना के। आज वैसे भी पूरी दुनिया चाइना के कुछ कुछ रवैयों से परेशान हो रही है और बहुत सारे देश अब ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि अब हम वहाँ से फैक्ट्रीज हटा के अब कहीं कोई देश में हम वो फैक्ट्रीज लगाना शुरू करवाएंगे। जैसे कि अभी हमारे कंपटीशन में वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश, श्रीलंका और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि जिन्हें पता है कि उनके यहाँ भी लेबर सस्ती पड़ती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा है और लेबर काफ़ी सस्ती पड़ती है, प्रोडक्शन सस्ता हो सकता है। इसलिए जब बहुत सारी कंट्रीज अपना प्रोडक्शन चाइना से हटाना चाहती है तो ये सारे देश अभी कंपटीशन में है कि कहाँ बाकी के कंपनीज अपनी फैक्ट्रियाँ और कौन से देश में डालना पसंद करेगी। तो हम एक पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारी कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट हमारे देश में लेके आए और हमारे यहाँ सारी प्रोडक्शन शुरू करवाए। और यही नहीं, हमारी लोकल कंपनियां भी अपना प्रोडक्शन खुद यहाँ पे शुरू करें और सिर्फ बाहर की कंपनियों पे भी हमें निर्भर नहीं रहना है, हमें अपना खुद का एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन शुरू करवा देना चाहिए। और हमें भी वो जो डंपिंग जो चाइना का कॉन्सेप्ट चल रहा है उस लेवल तक का तो नहीं पर शुरुआत तो करनी ही चाहिए। तो 1, 2, 4, 5 साल के अंदर हमें भी इसमें आगे रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। मैं किसी देश को, चाइना को या किसी और देश को कभी नीचा या बुरा बताना नहीं चाहता हूँ, बट मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा देश जो भारत है वो सबसे आगे और सबसे ऊपर रहे और मैं एक देशभक्त नागरिक हूँ और मेरी बोलने से बिल्कुल बुरा या संकोच फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने देश को सबसे ऊपर देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इंडिया के लोग जो भी चाहते हैं वो सब इंडिया में ही बनाए और इंडिया के लोगों को यही चीज़ें खरीद के यहीं की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको मेरी कोई बात खटकी है, खराब लगी है तो मेरी तरफ से क्षमा याचना। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन सुना रहा हूँ, मेरी कोई चीज़ मैं आप पे थोप नहीं रहा हूँ। मानना ना मानना आपके ऊपर है, बट एक इंडियन नागरिक की तरह आपके अंदर एक देशभक्ति की लौ जलाइए और इस चीज़ को तहे दिल से सपोर्ट करें। अगर आपको मेरी दांत के ऊपर की वीडियोस देखनी है जो कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा के उसके अंदर और बहुत सारी दांत के टॉपिक पे वीडियो है वो आप ज़रूर देखिए और मेरी चैनल के बेल आइकॉन पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा। जो वीडियो है वो मेरी दिल की बात की टॉपिक के ऊपर बना है। हर संडे को मैं एक दिल की बात का वीडियो रखता हूँ जिसके अंदर एक डेंटिस्ट्री रिलेटेड नहीं, कुछ एक अलग अभी रिसेंट जो टॉपिक चल रहे हैं उसके ऊपर मैं अपना एक ओपिनियन जाहिर करने के लिए एक टॉपिक ये दिल की बात वाला वीडियो बनाना शुरू किया है, जो कि मैं हर मंगलवार और हर शुक्रवार मेरे दांत के ऊपर के वीडियो बनते हैं जो कि मेरे पेशेंट्स मुझसे जो टाइप के प्रश्न पूछते हैं, जो नए नए टॉपिक्स डेंटिस्ट्री में चल रहे हैं, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई जानकारियाँ चाहिए तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मुझसे अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।